डाइपोल मोमेंट में हमने कुछ केसेस करे थे, जैसे AB3 तक किया था, AB4 तक शायद कर लिया था, देखते हैं कहाँ तक कर लिया था। लास्ट केस AB3 का किया था। अब हम लोग करते हैं ऐसी ज्योमेट्री जिसमें AB4 टाइप हो। AB4 का मतलब है सेंट्रल एटम आपका ये है, और ये साइड एटम है, और सारे साइड एटम क्या है, सेम है। और इनको अगर हम देखें, जैसे CCl4 हो गया, CH4 हो गया, SiF4 हो गया, ये सारे जो हैं, इसमें क्या होता है कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का क्या मतलब है, डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो, पोल्स इसमें डाइपोल मोमेंट होगा तो, लेकिन जब नेट निकालेंगे हम लोग, म्यू नेट निकालेंगे तो म्यू नेट आ जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे। और आपको पता है अगर सिमेट्री होती है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और इसमें आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा इनका। हम्म इनका कैसा अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल। तो अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से अरेंज होंगे, अगर पेपर पे बनाना चाहें CCl4 को, तो ऐसे कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दो का रिजल्टेंट तीसरे को कैंसिल करेगा, इस तरीके की सिचुएशन बनती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई रेगुलर अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल है, इसलिए म्यू इसका क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर साइड एटम्स अलग कर दो, जैसे मान लो हमने CCl4 लिया था ना, यहाँ पे अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे Cl को हटा करके आप एक हाइड्रोजन लगा दो, एक Cl हटा लो, उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन लगा लो। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो सेंट्रल तो कार्बन है, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन। तो साइड के एटम देखो डिफरेंट हो गए ना, दो तरीके के एटम्स हो गए। टू टू टाइप्स ऑफ साइड एटम। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, साइड एटम्स डिफरेंट हो गए। जब डिफरेंट हो जाते हैं तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मान लो जिस पावर से क्लोरीन पुल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, उसी पावर से हाइड्रोजन थोड़े नहीं पुल करेगा, सबका अलग अलग पावर है। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, तो कैंसिल आउट होना डिफिकल्ट होगा, और म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगी। तो आप ये बोलोगे कि म्यू इज नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब कोई वैल्यू आएगी, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, बट होगा डाइपोल मोमेंट, म्यू नेट होगा। और म्यू नेट होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तो इसमें अगर एग्जांपल देखो तो CH3F होता है, CH2Cl2 होता है, CHCl3 होता है, CH2F2 होता है। ये सब कैसे होते हैं, पोलर। पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट, म्यू नेट इज प्रेजेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें AB5 टाइप के, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे हमें, सेंट्रल एटम एक है, जैसे PCl5 हो गया, Pi5 हो गया। इसको अगर देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि तीन तो ऐसे लगे अटैच होते हैं, जैसे कि हमारे TBP में थे, ट्राई गोनल प्लेनर वाली सिचुएशन जो थी ना, BF3 वाली जो हमने देखी थी, ऐसी देखी थी। तो उसमें क्या हो रहा था, दो ये जो वेक्टर्स थे, ये इसका जो रिजल्टेंट था ये तीसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा था ना। कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट थर्ड वाले को कैंसिल कर दे रहा था। तो ऐसे केसेस में हमने देखा था म्यूनेट क्या आ रहा था, जीरो। तो जो इस तरीके का होता है PCl5 होता है, इसमें भी सारे Cl हैं, तो तीन तो ऐसे अरेंज हो जाते हैं जैसे ये BF3 में अरेंजमेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और दो ऐसे अपोजिट में अरेंज हो जाते हैं।
एक डाइपोल मोमेंट ये, एक ये, एक ये, तो 3 तो ये हो गए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और चौथा ये और पांचवा ये, चौथा पांचवे को कर देगा क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का हो गया, 180 का हो गया, यहाँ 120 का होता है। क्लियर है बात? तो ऐसी ज्योमेट्री मिलती है तो यहाँ पे भी म्यू नेट क्या आ जाता है, 0। हालांकि डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, 5 डाइपोल मोमेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन सबका नेट क्या आ रहा है, 0, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट 0 मतलब मॉलिक्यूल नॉन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे AB6 ले लो। AB6 का सबसे अच्छा एग्जांपल सिंपल हम लोग लेते हैं SF6। SF6 को अगर देखो तो इसका भी अरेंजमेंट ऐसे ही होता है, इसमें दो तो अपोजिट अरेंज हो जाएंगे, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाता है। और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, देखो सल्फर अगर यहाँ है तो स्क्वायर सिचुएशन में 4 फ्लोरीन तो ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। तो अगर इनको देखो तो एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक की डायरेक्शन ये, एक की ये, एक की। तो अगर किसी भी दो को ले लो, जैसे इन दोनों को ले लो तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा, इन दोनों को ले लो तो इसका रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल। अगर इन दोनों को ले लो, रिजल्टेंट को दूसरे कलर से बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे SF6 है तो पहले ओरिजिनल तो बना देते हैं कि भाई फ्लोरीन है कितने, 4 फ्लोरीन ऐसे स्क्वायरिक, ये स्क्वायर बनाना था, रेक्टेंगल दिख रहा है बट है स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायरिक प्लेनर टर्म्स में लग गए, और आपके दो ऐसे लग जाते हैं, अटैच हो जाते हैं फ्लोरीन, दो फ्लोरीन ऐसे अटैच है, तो दो डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। अब सबका जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा। वैल्यू क्यों सेम आएगा, क्योंकि सल्फर और फ्लोरीन के बीच में, यहाँ भी सल्फर फ्लोरीन, यहाँ भी सल्फर फ्लोरीन, तो इन सेम एटम्स के बीच में है, सेम पेयर ऑफ एटम है, इसलिए वैल्यू तो सेम आएगी। मान लो यहाँ पे आता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1 यूनिट, तो यहाँ भी 1 यूनिट होगी, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। बस डायरेक्शन का चक्कर है। अब डायरेक्शन में क्या देखते हम लोग, जैसे मान लो कैंसिल आउट करने की बात होनी है कि हम बोल रहे हैं कि म्यू नेट 0 है, तो ये म्यू नेट 0 हुआ कैसे, उसको चेक करते हैं। देखो जैसे ये है और ये है, दो हो गए, अगर इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3, इसको 4, ये वाले डाइपोल मोमेंट को 5, इसको 6, 6 डाइपोल मोमेंट दिख रहे हैं, सबको हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6। तो अगर किसी भी दो को लो, जैसे इसको ले लो 1 2, जो स्क्वायर के टर्म्स में है उनको दो को ले लो, 1 2 को ले लो, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में अप्लाई होगा। 3 4 को ले लो तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में अप्लाई होगा, और ये रिजल्टेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसको और इसको देखो, दोनों रिजल्टेंट को तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यस और नो। दो वेक्टर ये थे, इनका रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट यहाँ बीच में लग रहा है, और इन दो का रिजल्टेंट यहाँ बीच में लग रहा है, दोनों 180 पे और इक्वल हैं, तो कैंसिल। ऐसी सिचुएशन अगर आप इसको लेते हो तो भी बनेगी, और इसको लो तो भी बनेगी। इसको लो तो यहाँ रिजल्टेंट लगेगा, इसको लो तो यहाँ रिजल्टेंट लगेगा, वो भी कैंसिल आउट कर देगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही रहे हैं जो ओरिजिनल बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखो तो पूरा जो म्यू नेट आएगा वो क्या आएगा, 0। क्लियर है सबको? अब देखो कुछ और मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करते हैं, पूछे जाते हैं कि 0 होगा कि नॉन 0 होगा। जैसे आपसे पूछा गया NH3 में क्या सीन है, दूसरा आपसे पूछ लिया गया वाटर में क्या
बात है। तीसरा आपसे पूछ लिया गया, एक कंपाउंड होते हैं ईथर, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। इसमें क्या है, तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं। तो अगर देखो तो आपको मैंने बताया था लोन पेयर भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, तीसरा इस डायरेक्शन में। अब एक और डाइपोल बनेगा नाइट्रोजन और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निगेटिव है भाई, हम निगेटिव चार्ज की ही जब बात करते हैं केमिस्ट्री में। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने तरीके के अमोनिया में डाइपोल मोमेंट हमें दिखाई देंगे। तो NH3 की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूल हम्म अरे इतना सारांश अगर इतना पीछे का रिपीट करवाओगे मुझसे तो कोर्स कैसे होगा। जो कोई चीज़ छूट जाती है ना, उसको रिकॉर्डिंग में देख लो और मेरे से दोबारा क्लास में पूछ लो अगर समझ नहीं आई, है ना, क्योंकि क्लास पीछे हो जाती है ना अपनी, समझ रहे हो। इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि इसमें डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, म्यूनेट ज़ीरो है या म्यूनेट है, ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, ये क्वेश्चन है अपना। तो हम लोग देख रहे हैं अमोनिया NH3। तो NH3 की अगर बात कीजिए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिसकी ज़्यादा होती है उसकी तरफ होता है। तो जिसकी कम है उससे ज़्यादा की तरफ एक डाइपोल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन लग गए। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरली निगेटिव चार्ज होता ही है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको माना जाएगा किसी भी एलिमेंट से। तो नाइट्रोजन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इधर की तरफ हो जाएगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट देखो ओवरऑल में तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है सारा, इनके भी रिजल्टेंट ऊपर जाएंगे और ये एक तो है ही है। तो इसका मतलब इसमें म्यूनेट ज़ीरो होने के कोई चांस नहीं है, मतलब म्यूनेट होगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। सेकेंड मॉलिक्यूल अगर हम बात करें वाटर की, H2O की, तो H2O को देखो, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। H2O में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 से वो बॉन्ड बना लेता है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ऑक्सीजन के पास। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर के फॉर्म में अटैच होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर डाइपोल को देखो तो यहाँ पे भी डाइपोल बनेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक डाइपोल यहाँ, एक डाइपोल यहाँ, दो तो ये बन गए। दूसरा एक डाइपोल इस डायरेक्शन में बन जाएगा, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो सारे ऊपर की ही तरफ जा रहे हैं, कोई किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी म्यूनेट क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी। और अगर म्यू की वैल्यू कुछ आ रही है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। क्लियर। डाईमिथाइल ईथर की भी बात कर लें अगर, तो डाईमिथाइल ईथर भी इसी तरीके का होता है, CH3 ऐसा ही कुछ मॉलिक्यूल होता है जैसा कि वाटर था, बस वाटर में H होता है, यहाँ पे CH3 था। ये ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच है और 2 लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो एक म्यू यहाँ पे है, एक म्यू यहाँ पे लगे हुए हैं, अटैच है। तो म्यूनेट इस केस में भी ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो तब आता है जब 2 इक्वल अपोजिट आ जाएं, 180 के एंगल पे आ जाएं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट के ज़ीरो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कुछ ही केसेस हैं
जहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको ज़ीरो मिलेगा। जैसे एक एक्सेप्शन है XCF2 का, लास्ट टाइम पे बताया था क्या ये आपको? XCF2, XCF2 जो मॉलिक्यूल है, नहीं बताया था? XCF2 जो मॉलिक्यूल है, जीनॉन जो है, ये आपका होता है 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप का मतलब इनर्ट गैस है, तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन से अटैच हो रहा है, तो ये 2 फ्लोरीन से एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इसने 2 यूज कर लिए, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होते हैं। अब 6 इसके पास लोन पेयर है। और अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक रूल पढ़ा था कि अगर लोन पेयर होता है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं हो सकता, मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें लोन पेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर, उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता। कैसे? इसके जो 3 लोन पेयर होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो तीनों डाइपोल मोमेंट होते हैं ना, वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं। जैसे BF3 की बात की थी ना 120 पे, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, TBP टाइप का, TBP बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। TBP टाइप का लोन पेयर जो होते हैं वो TBP अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होता है वो ज़ीरो आ जाता है, और ये फ्लोरीन एक तरफ अटैच है, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, ये 180 पे ऑलरेडी अटैच है, तो इनका भी म्यूनेट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो टोटल पूरे मॉलिक्यूल का म्यूनेट आता है ज़ीरो, और म्यूनेट जब भी ज़ीरो आए तो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। क्लियर है बात? लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर लोन पेयर दिख रहा है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन है। और भी होते हैं जीनॉन के कंपाउंड, जैसे कि मान लो एक है ये XCF4। अभी हमने XCF2 देखा, अब हम कौन सा देख रहे हैं, XCF4। XCF4 की अगर बात करो तो XCF4 में भी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन आपके स्क्वायरिक टर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो जो स्क्वायरिक टर्म में है वो आपको अभी प्रीवियस केस में हमने SF6 में देखा ही था कि वो कैसे ज़ीरो कर रहे थे एक दूसरे को। ये चारों एक दूसरे को 1 2 3 4 एक दूसरे को ज़ीरो कर दे रहे थे, मतलब इनका नेट तो ज़ीरो ही आना है। अब जीनॉन के पास क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से उसने बॉन्ड बना लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन से, तो उसके पास 4 और बचेंगे, तो 4 जो होते हैं वो ऐसे अटैच हो जाते हैं। तो एक डाइपोल इधर और एक डाइपोल इधर हो जाता है, और दोनों डाइपोल 180 पे हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, म्यू पूरा यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। हमने जो रूल पढ़ा कि अगर लोन पेयर है तो म्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, म्यू ज़ीरो आ रहा है। लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि वो डाइपोल मोमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, डाइपोल मोमेंट ओवरऑल ज़ीरो रह रहा है। क्लियर? अगर ज्योमेट्री बोलो इसकी, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, जैसे SF6 की थी वैसे इसकी भी होती है। अब हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के, थोड़े और केसेस डिस्कस कर लेते हैं जो आते हैं पेपर्स में। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी। देखो, डाइपोल मोमेंट के थोड़े और केसेस की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको सिस बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ट्रांस बोलते हैं। अब ये सिस ट्रांस देखो किस टर्म्स पे बोले जाते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ग्रुप्स अटैच होंगे
उनका स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब थ्री डी में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। थ्री डी में अरेंजमेंट समझ रहे हो? थ्री डी का अरेंजमेंट समझ रहे हो? देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला, दो मॉलिक्यूल है हमारे पास। पहले सिस ट्रांस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं डाइपोल मोमेंट कैसे डिस्कस करेंगे। दो मॉलिक्यूल हैं, उनका फॉर्मूला C2H2Cl2 है। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की है। देखो, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। दूसरे केस में C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड के अराउंड ही होते हैं, ये ज़्यादातर सिस ट्रांस बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को अगर डायगोनल पे देखो, डायगोनल से देखो, तो देखो यहाँ पे अगर इसको एक डायगोनल मानो और इसको दूसरा डायगोनल मानो, तो इस डायगोनल पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है डायगोनल के एंड्स पे। देख पा रहे हैं सब लोग? तो इसका मतलब डायगोनल पे सेम ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी डायगोनल पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? सेम ग्रुप दिखाई दे रहा है, Cl Cl अटैच है। अभी कौन आ रहा है? डायगोनल की अगर बात करें तो यहाँ पे डायगोनल पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायगोनल पे Cl दिखाई दे रहा है, सेम ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है जिसमें डायगोनल पे हमें सेम ग्रुप दिखाई देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। और उसी फॉर्मूला का अगर दूसरा कोई कंपाउंड है जिसमें देखिए डायगोनल पे यहाँ पे तो Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस डायगोनल पे देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब डायगोनल पे डिफरेंट है। तो डायगोनल पे अगर डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C2H2Cl2। तो ऐसे कंपाउंड को सिस नाम दिया जाता है और ऐसे कंपाउंड को ट्रांस। डायगोनल पे सेम, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस, और डायगोनल पे डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड सिस। अब ज्यादातर क्या देखा गया है कि जो सिस अरेंजमेंट होता है उसमें म्यू नेट 0 नहीं होता, मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर होता है, इसमें डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन जो ट्रांस की बात करो, इसमें म्यू नेट हमेशा क्या आता है? ज्यादातर 0 आता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है किसका ज्यादा किसका कम, तो इसका 0 है और इसमें कुछ है, वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसमें म्यू नेट होगा। तो मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी वैल्यू है उसकी, तो अगर आप कंपेयर करो तो ये ट्रांस में 0 है और सिस में क्या है? कोई वैल्यू है। तो इसका मतलब कि सिस का डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। इतनी बात समझ आती है? अब हुआ कैसे ये देख लेते हैं। मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को देखते हुए हम लोग समझते हैं कि हुआ कैसे, कहाँ पे 0 कैसे हुआ और कहाँ पे नॉन 0 कैसे हुआ। देखो, ये वाला अरेंजमेंट है। अगर सबसे पहले डायपोल मोमेंट के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर कार्बन और हाइड्रोजन में हम देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है। कार्बन और क्लोरीन में देखो तो क्लोरीन ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, कार्बन क्लोरीन। यहाँ पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे देखो तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन।
जब हम ट्रांस को देखते हैं तो वेक्टर्स, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स होते हैं, तो वेक्टर्स देखो कैसे अरेंज है। इधर Cl वाला एक वेक्टर ऐसे अरेंज है, यहाँ ऊपर डायग्राम बना रही हूँ। एक Cl वाला वेक्टर इस तरीके से कुछ अरेंज है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन वाला वेक्टर कुछ ऐसे अरेंज है, और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन वाला वेक्टर कुछ ऐसे अरेंज है। अगर ओवरऑल में देखो तो इन दोनों के बीच में 180 का एंगल दिखाई दे रहा है आपको, और इन दोनों को भी देखो अगर तो ये अपोजिट हैं। आप दो वेक्टर्स को अपोजिट कैसे बोलते हैं हम लोग? या तो ऐसे बोलो, या कैसे बोलो, ऐसे भी तो अपोजिट बोल सकते हो, 180 का एंगल। ठीक है, तो एक बार तो ये वाली अपोजिट सिचुएशन बन रही है, ऐसे वाले, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन जो सिंपल होती है 180 बोलते हैं। एक बार कौन सी बन रही है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इन दोनों में ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ट्रांस में, तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन जब हम लोग सिस को देखते हैं तो सिस में ऐसी कंडीशन नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? देखो, सी और Cl के बीच में देखो तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इस Cl के बीच में इस तरफ होगा, तो दो वेक्टर तो ऐसे ऐसे होगा ऊपर की तरफ। ये दोनों ऑब्वियस सी बात है सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये C और Cl के बीच में, ये C और Cl के बीच में। यहाँ पे अगर देखो तो एक डाइपोल ऐसे, दूसरा ऐसे, तो यानी कि एक डाइपोल ऊपर की तरफ, एक डाइपोल इधर ऊपर की तरफ। अब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम है, तो ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर लगेगा कोई। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं रेड कलर से बना देती हूँ। ये दो वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ यहाँ कहीं लगेगा, इनके बीच में आएगा ऊपर की तरफ। अब अगर बात करो इसकी, इन दोनों की, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में कहीं आएगा। तो ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड अप होंगे, और जब वेक्टर्स ऐड अप होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी म्यू नेट की, सम वैल्यू। यहाँ पे एक तरफ 0 है, एक तरफ कुछ वैल्यू आ रही है। वैल्यू आने का मतलब क्या है? म्यू नेट इज नॉट 0, 0 नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। बात क्लियर हुई? कैसे देख रहे हैं? तो दो बातें याद रखनी है कि ज़्यादातर केसेस में, कुछ अभी इसका एक्सेप्शन भी करेंगे, ज़्यादातर केसेस में ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, और सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। अगर पूछा जाए कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, तो वो भी बात सही है। ट्रांस का 0 हो गया और सिस का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो सिस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होगा। रीज़न हमने थोड़ा सा वेक्टर्स को बना करके देख लिया। दूसरा एक केस देखते हैं हम लोग। जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे हमने CH3 अप्लाई कर दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया। अब डायगोनल पे डिफरेंट है, अगर डायगोनल पे डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें। यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी जो अटैच है वो कार्बन है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये जैसा दिख रहा है वैसा तो होगा नहीं। कार्बन अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे देखें हम लोग डिफरेंस? इसमें तो देख लेंगे कि यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कम होगी, कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कैसे देखें कि हमें पता लगे डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ। अब यहाँ बात फंस गई कि दोनों ही कार्बन है, तो इसमें देखना पड़ता है हमें कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा ना, कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड, जिसके पास डबल बॉन्ड है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है।
दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो ये वाले कार्बन, जो ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया। मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे आना है, पॉजिटिव इस पे आना है, यहाँ नेगेटिव आना है, यहाँ पॉजिटिव आना है। इन दोनों को अगर देखोगे, इन दोनों का केस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरीके के डायपोल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरीके के डायपोल हमें दिख रहे हैं, ये सिस फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर देखो तो डायपोल कैसे हैं, एक डायपोल ऐसे, एक डायपोल ऐसे, ये दोनों इक्वल हैं ऊपर वाले, तो दोनों इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इधर कहीं लगेगा। ये बात समझ आ रही है? ये CH3 वाला है। अब यहाँ पे देख लो, एक डायपोल इधर, एक डायपोल इधर, तो यानी दो डायपोल ऐसे कुछ लग रहे हैं। तो अब एक इधर डायरेक्शन में लगेगा रिजल्टेंट, तो दो का रिजल्टेंट इधर डायरेक्शन में नीचे, दो का रिजल्टेंट ऊपर डायरेक्शन में। तो अगर आप देखो तो ये दोनों सेम तो होंगे नहीं, क्योंकि ये CH3 के बीच का है और ये C और H के बीच का है। तो दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे म्यू नेट 0 नहीं। क्लियर? ऐसे केस में क्या देखना था, जब दोनों कार्बन आ गए थे तो जिसके पास डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन दिखे तो वो उससे भी ज़्यादा। अब देखो, एक और तरीके का सिस ट्रांस सबको देखने को मिलता है, एक और एग्जाम्पल मिल सकता है ऐसा भी। यहाँ पर देखो दो ही सेम है, इस कार्बन कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है, ABCD अगर बोलो तो दो सेम है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, C2A2BC। C2 का मतलब दो कार्बन, A2 का मतलब दो ऐसे ग्रुप जो सेम है, ये और B हो गया ये, और C हो गया ये वाला ग्रुप। इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो इसमें भी हम लोग सिस और ट्रांस देखते हैं। अब देखो इस डायगोनल पे तो डिफरेंट है ही, यहाँ पे देख नहीं सकते हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, डायगोनल पे अगर दोनों सेम एटम आ गए, तो सेम एटम जब आ जाते हैं डायगोनल पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम एटम अगर आ गए तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस या सिस। पक्का? देखो रूल क्या लिखा है आपको, कहीं लिखा ही नहीं। अच्छा, कोई रूल तो लिख ही देते हैं। सिस ट्रांस लिख दिया बस, चलो लिख देते हैं यहाँ। डायगोनल सेम ग्रुप आ गए तो ट्रांस, और डायगोनल पर डिफरेंट ग्रुप आ गए तो डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप है तो ट्रांस बोलते हैं। तो अब जो एग्जांपल हम लोग देने जा रहे हैं उसमें ट्रांस में कुछ बात आएगी अलग बात। देखो डायगोनल पे सेम ग्रुप है तो ये ट्रांस हो गया। अब क्या करें, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाए कि डायगोनल पे अलग अलग ग्रुप रख देते हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे H रख दिया, यहाँ पे CH3 रख दिया, और यहाँ पे H रख दिया। आप दोनों डायगोनल पे देखो, इधर इधर ClH, इधर CH3H। यहाँ पे एक डायगोनल हमें ऐसा मिला था जिसमें सेम मिल गए थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको ट्रांस बोला, इसको हम बोल देते हैं सिस।
अब डाइपोल मोमेंट को चेक करें। देखो ये कार्बन कार्बन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर होगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इधर की तरफ होगा। एक डाइपोल इधर हो जाएगा। और Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एक डाइपोल इधर। 4 डाइपोल दिखाई दे रहे हैं सबको। अब बना लेते हैं वेक्टर थोड़ा सा। अगर वेक्टर बनाओगे तो ये देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन का डाइपोल है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन का, दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। बीच में कार्बन बोल दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यस और नो? फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, जब 2 डाइपोल को देखो तो बाकी सबको भूल जाओ। मतलब ये भी शेडेड है, हट गया, ये भी शेडेड है, हट गया, बस इस पे नजर होनी चाहिए, इतने पे अगर नजर है तो यहाँ पे एक कार्बन और हाइड्रोजन का डाइपोल, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का, दोनों एटम्स का पेयर सेम है, इसलिए वैल्यू भी सेम आएगी और डायरेक्शन अपोजिट है, एक का इधर और एक का इधर, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? दूसरा देखो, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है दूसरे डायगोनल पे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। और जब सेम डायरेक्शन के डाइपोल होते हैं तो ऐड होते हैं, और ऐड होंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब म्यूनेट क्या होगा, म्यूनेट नॉट जीरो। जबकि जो प्रीवियस केस हमने देखा था उसमें ट्रांस में क्या हो गया था, म्यूनेट आपका 0 आ गया था। यहाँ पे ट्रांस में म्यूनेट इस तरीके का ट्रांस है कि यहाँ पे म्यूनेट 0 नहीं आया। अब सिस में देख लेते हैं, सिस में क्या सीन बन रहा है। सिस में अगर देखो तो ये कार्बन क्लोरीन तो डाइपोल इधर, ये कार्बन हाइड्रोजन तो डाइपोल इधर, ये कार्बन हाइड्रोजन तो डाइपोल इधर, और ये कार्बन और कार्बन तो डाइपोल आपका इधर। अब देख लो, इसमें भी अगर देखो तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर देखो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, ये वाला ये। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे पूरा पूरा। मान लो ये 2 यूनिट है और ये मान लो 1 यूनिट है, तो रिजल्टेंट 1 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ये पेयर कार्बन हाइड्रोजन का है, ये पेयर कार्बन और CH3 का है। यहाँ वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन सेम डाइपोल थे तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे। वैल्यू भी तो सेम आनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी, तो एक कैंसिल नहीं करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो सिस का तो कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन ट्रांस का किसी किसी केस में हमें 0 देखने को मिलता है, 0 नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि ये केस था। क्लियर है? ज्यादातर केसेस में ट्रांस में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि उसका 0 है। सिस का तो नॉट 0 मिलता ही मिलता है, नॉट 0, लेकिन ट्रांस का आपको 0 मिल जाता है। लेकिन अगर इस तरीके के केस बने हैं जिसमें कि आपके 2 एटम्स ही सेम है, ठीक है, 2 के पेयर नहीं बने हैं, अगर ऐसा होता C2A2B2 इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल होता, मतलब यहाँ पे HH है, यहाँ पे मान लो Cl होता, तब बन जाता जो हमने पहले बात करी थी, उसमें ट्रांस में 0 आ गया था। क्लियर? ये डाइपोल मोमेंट के एडवांस क्वेश्चंस हैं, मतलब ये क्वेश्चंस इस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं, नीट हो या आपका जेई हो, दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं डाइपोल मोमेंट को टॉपिक को ख़त्म करते हुए टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी साथ में ले रही हूँ, तो आपकी कोई कहानी बचेगी नहीं इसमें। अब देखो कुछ और केसेस देखते हैं। अब डाइपोल मोमेंट के लिए ये भी याद रखेंगे, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना मॉलिक्यूल पोलर होगा, पोलैरिटी होगी। अगर पोलैरिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए और डाइपोल मोमेंट आप देख पाए कि किसका ज़्यादा किसका कम, तो आप बता सकते हो कि किसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, किसमें पोलैरिटी कम है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पे एक Cl अटैच है, यहाँ पे एक Cl अटैच है, डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है,
दूसरा ऑप्शन है हमारा ऐसे, एक सीएल यहाँ पे अटैच है और एक सीएल इधर अटैच है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें भी दो सीएल अटैच हैं लेकिन दोनों सीएल अपोजिट है। तीनों केसेस में ए बी, नहीं ये तो दोनों सेम होगा ना, बी को डिफरेंट कर देते हैं, बी में यहाँ पे कर देते हैं। ए बी और सी तीन केसेस हैं, तीनों केसेस में पूछा गया किसका ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट, किसका कम होगा, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा किसकी कम। तो देखते हैं। देखो ये जो कॉर्नर है इसमें ये कार्बन है, बेंजीन में ये कार्बन होते हैं। तो अगर देखो तो वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं, ये कार्बन और सीएल का वेक्टर, पहले वाले की बात कर रहे हैं, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, एक ये और दूसरा ऐसा बनेगा कुछ, अगर पीछे ज्वाइन करोगे तो ऐसे मिलेंगे। तो एक केस में अगर वेक्टर्स को देखो तो ये पोजीशन और ये जो पोजीशन होती है ना बेंजीन रिंग के ऊपर, ये 60 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स होंगे इक्वल, कितने एंगल पे, 60 पे। बी केस को देखते हैं। बी केस को अगर देखो तो एक वेक्टर ऐसे होगा और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे होगा, एक बाई इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों को पीछे से ज्वाइन जब करोगे आप तो कुछ 120 का एंगल आएगा। और यही सी में अगर देखो आप तो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर अपोजिट बिल्कुल जाएंगे, मतलब 180 का एंगल आएगा। देख पा रहे हो। अब अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें, एक बार 60 डिग्री, एक बार 120 डिग्री, एक बार 180 डिग्री, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दो। इसका डायपोल मोमेंट मान लो म्यू है, इसका म्यू है, इसका म्यू है, सबका डायपोल मोमेंट म्यू ही है। तो ये 180 वाले में तो जीरो हो जाएगा म्यू नेट। इतनी बात सबको क्लियर है कि 180 में म्यू नेट जीरो कैसे हुआ? भाई रिजल्टेंट हम ऐसे ही तो निकालते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना कुछ। यही होता है ना। तो अगर एक है आपका म्यू स्क्वायर, दूसरा भी म्यू स्क्वायर सेम है, 2 म्यू स्क्वायर, और एक बार cos 60 रख दो, तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है? तो ये हाफ हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? √3 म्यू आ जाएगा पहले वाले में। तो ये ए है। अब बी को देख लो, बी वाले में यहाँ पे हम लोग cos 120 रख देंगे। cos 120 की वैल्यू क्या होती है? cos 120 की वैल्यू -हाफ होती है मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि म्यू आ जाएगा, ठीक है। और सी वाला अगर देख लो तो सी में तो cos 180 है, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है क्या? -1 cos 180। अच्छा, मुझे पता नहीं है मैथ्स का, मुझे नहीं मालूम, मैथ्स तो आप ही लोग जानो। cos 180 हो गई, तो -1 अगर होती है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, जीरो आ जाएगा सी वाले में। तो अगर देखो तो ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है √3 म्यू 60 वाले पे, और 120 वाले पे म्यू आ गई, और सी वाले की सबसे छोटी हो गई, जीरो ही आ गई। तो ए का सबसे ज़्यादा, बी का उससे कम, और सी का सबसे कम म्यू नेट। क्लियर है बात? तो पोलैरिटी भी इसी ऑर्डर में। टाइम बता दीजिए सब लोग।
ख़त्म होने वाला है। अच्छा भाई, चलो अब आपके एग्जाम्पल भी ख़त्म होने वाले, 2-3 रह गए, तो जल्दी जल्दी से बता देते हैं। देखो, देखो, हाँ देखो, अगर केवल ऐसे सिंपल सिंपल तुम देखोगे तो ये बोलोगे कि बी का भी ज़ीरो आना चाहिए और डी ऑप्शन का भी ज़ीरो आना चाहिए। हमें कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। देखो, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर। इस केस में भी, डी वाले केस में भी, ये बी केस है मान लो, तो डी में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें। देख पा रहे हैं ना? ठीक है, तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो हम बोल देंगे कि बी में भी ज़ीरो होगा और डी में भी ज़ीरो होगा, बाकी में तो होगा जो होगा, इसमें और इसमें ज़ीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिंगल करेक्ट ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है कि किसका कौन सा नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर का मतलब होता है कि किसका म्यूनेट ज़ीरो होगा, और ऑप्शन है सिंगल करेक्ट, तब क्या करें? ठीक है, अब देखो ऐसे केसेस में क्या देखते हैं। ऐसे केसेस में ये देखते हैं, देखो अपना ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। ठीक है, इसका जो कार्बन होता है, अभी एक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है सारे कार्बन का sp2, और ये होता है प्लेनर। प्लेनर का मतलब है सारे कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच होंगे ना, वो कैसे होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। ये जो ग्रुप अटैच होंगे ये सब एक प्लेन में होंगे। अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सपोज एक एक लगा हुआ है, दो दो लगा हुआ, ये बेंजीन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेंजीन में बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक एक ही हाइड्रोजन लगेगा, दो हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा, ऐसे एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ऐसे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये sp2 होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब ये सब बॉन्ड जो है ना वो एक ही प्लेन में, तो सारे डाइपोल मोमेंट भी एक ही प्लेन में होंगे, और एक प्लेन में होते हैं तब हम लोग जो ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये CCl वाला जो है ये और ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे मिलते हैं हमको। ठीक है, तो इस केस में तो म्यूनेट ज़ीरो होता है, मतलब अपना ऑप्शन ये होगा। लेकिन इसमें ज़ीरो क्यों नहीं हुआ, ये वाले की बात कर लेते हैं। देखो बी वाले की बात करते हैं। बी वाले स्ट्रक्चर को अगर देखो ना, तो बी वाला स्ट्रक्चर बेंजीन नहीं है, इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो कार्बन है ना, ये कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कार्बन होता है टेट्राहेड्रल, मतलब ये नॉन प्लेनर होगा। इसके जो एटम्स अटैच होंगे ना वो एक प्लेन में नहीं होंगे, तो ये CCl डाइपोल किसी और प्लेन में होगा, ये CCl डाइपोल किसी और प्लेन में होगा। इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके की होती है कि मान लो ये एक प्लेन है, ये मान लो आपकी कोई थाली है, ठीक है, प्लेट है, उस प्लेट का जो प्लेन है उसमें ये बॉन्ड है, 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 ये बॉन्ड है इसमें। लेकिन ये जो एक CCl बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ है, मतलब थाली के ऊपर की तरफ आप बोल दो, यहाँ पे एक Cl अटैच है, और दूसरा जो Cl अटैच है वो थाली के नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा।
ठीक है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब आप बोलोगे जब एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है तो दो डाइपोल बनाएंगे और ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूनेट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन जब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है तो इस तरीके से CCl ऊपर या नीचे की तरफ नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, इसका जो साइक्लोहेक्सेन ये वाला है स्ट्रक्चर, इसमें ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे से अपोजिट प्लेन में नहीं आते, ये एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। मान लो एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर की तरफ ही आ गया। अब जब सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो एड अप हो जाएंगे, उस कंडीशन में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो क्योंकि ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, तो इसके जो बॉन्ड होंगे ना वो एक प्लेन में नहीं होते, और एक प्लेन में ना होने के कारण ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे होता है, जिससे ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करता है। तो इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो CCl वाला डाइपोल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं अरेंज होता, ये किसी एंगल पे अरेंज होता है, और जब भी किसी भी एंगल पे अरेंज होगा तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। अगर 180 पे अरेंज होगा तब जाकर के डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्लियर है बात? तो यानी कि 0 होने के लिए 180 पे अरेंज होना चाहिए। तो बेंजीन वाली सिचुएशन में तो सब प्लेनर होता है, इसलिए ये अपोजिट अरेंज हो जाता है, लेकिन जो इसकी बात करें तो इसमें अरेंज नहीं हो पाता। तो म्यूनेट केवल इस केस में ही 0 आएगा, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 0। क्लियर? ये ट्रांस है, देखो डाइपोल डायगोनल पे सेम है तो यानी ये ट्रांस है। इस डायगोनल पे भी सेम है, अगर दोनों डायगोनल पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब इस डायगोनल पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस डायगोनल पे भी दोनों सेम है, तब इस केस में म्यूनेट हमेशा 0 आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा देख लो, ये देखो ये OH अटैच है, ये OH अटैच है। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग दिख रही है ना, बेंजीन रिंग है तो सब प्लेनर है, इसका मतलब एक OH जिस डायरेक्शन में होगा उसका अपोजिट में ये दूसरा OH होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, म्यूनेट 0। दूसरा केस देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे H अटैच है। अब ये देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन को अगर देखो तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। कभी भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को अगर देखो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा कार्बन, तो इधर डाइपोल चला गया। इसको अगर देखो तो इस कार्बन को कंपेयर करो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इधर डाइपोल, यानी दो डाइपोल है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों इक्वल होते तो नेट हो जाता 0, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लो इस देखो इसकी वैल्यू मान लो 1 निकालते हो तुम और इसकी वैल्यू मान लो 3 आती है सपोज, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में है, तो वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी। जैसे ही सेट ऑफ एटम अलग होगा वैसे ही वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ एटम कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ सेट ऑफ एटम कार्बन कार्बन है, तो भले ही ये अपोजिट हैं, ये इस डायरेक्शन में एक और दूसरा इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, 180 का एंगल हो गया,
लेकिन केवल एंगल ही मैटर नहीं करता, इनकी वैल्यू भी मैटर करती है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है तो अलग वैल्यू होगी, कार्बन कार्बन के बीच में तो अलग वैल्यू होगी। इक्वल वेक्टर तो है नहीं, जब इक्वल नहीं है तो नेट जीरो तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 1 और 3 तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्लियर है? ये दोनों केस में म्यू नेट जीरो था, यहाँ पे म्यू नेट क्या हो गया, कुछ वैल्यू आएगी। कुछ क्या आएगी वो निकालने के लिए नहीं आता आपको, आपको बस पूछते हैं पोलर है नॉन पोलर है। जहां पे आपका म्यू नेट जीरो हो गया वो नॉन पोलर बन गया, और जहां पे भी म्यू नेट की कुछ वैल्यू आ रही है वो हो गया पोलर। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया बेंजीन रिंग वाला, ये केस यहाँ पे म्यू नेट जीरो बोल दिया ना, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसको हम यूं ही जीरो नहीं बोल सकते। तो देखो इसको कट कर देते हैं। अब देखो इसकी कहानी क्या है, ये बता के आपकी क्लास ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, OH लगा हुआ है, OH ऐसे लगेगा। ठीक है। अब देखो अगर हम देखें तो इस कार्बन, ये कार्बन है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक डाइपोल होगा, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि सेट ऑफ एटम सेम है। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन, और नीचे की तरफ कार्बन ऑक्सीजन, दोनों अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको देखते हो, इस O और इस H को, इस बॉन्ड को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक डाइपोल इधर लगेगा, यहाँ पे अगर देखो तो एक डाइपोल इधर। तो इन दोनों की अगर सिचुएशन देखो तो कुछ ऐसा डाइपोल होगा, एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है, देख पा रहे हो? जब एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो नेट कुछ इधर बीच में लगेगा। ये कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये तब करते कैंसिल जैसे मान लो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा होता, ठीक है, तब कैंसिल कर देते। लेकिन ये अगर एक ऐसे तो ये नेट इस डायरेक्शन में होगा कहीं पे, और कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब म्यू नेट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये वाला जो केस है इसमें म्यू नेट क्या है, नॉट जीरो। ठीक है, अगर म्यू नेट नॉट जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। इसका मतलब ऐसे दो ग्रुप देख करके फटाफट से हम लोग उसको म्यू जीरो नहीं करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डाइपोल लग सकता है। हमने यहाँ पे जब देखा पहली बार तो गलती क्या करता है बच्चा, इसको OH बोलता है, इसको OH बोलता है एक डाइपोल यहाँ लगेगा, एक डाइपोल यहाँ अपोजिट, तो कैंसिल। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 4 डाइपोल लग रहे थे, 2 ने तो कैंसिल किया, लेकिन 2 ने क्या बना दिया, नेट वैल्यू बना दी। क्लियर है? चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास होती है